हेलो गाइस, गुड इवनिंग, मैरी क्रिसमस सबको मेरी तरफ से। तो गाइस आज 25 दिसंबर है, तो विजन ने अपनी डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपलोड नहीं की है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारी पेंडिंग मैगजीन बची है जैसे 17 दिसंबर की, तो वो करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो कंजर्वेशन स्टेटस है, आपको पता है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये एक बर्ड है जो कहीं ना कहीं पावर लाइंस की वजह से इसकी सर्वाइवल पे थ्रेट है। तो अभी क्या है, देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन अंडरग्राउंड पावर लाइंस बैन ऑन द न्यू प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो गाइस ये जो हमारी न्यूज है GS3 एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी। देखो गाइस अभी क्या है, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर और राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी क्या किया, देखो गाइस जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उन्होंने प्रपोज किया कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे आपको पता है जो आपके इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है तो आपके मतलब कि ऊपर वायर्स लगी होंगी, आपने देखा होगा ना, एक मतलब कि ना पावर लाइंस होती हैं। तो जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उन्होंने प्रपोज किया कि क्यों ना हम ये जो पावर ट्रांसमिशन की लाइंस हैं वो अंडरग्राउंड लेके जाएं, मतलब कि ओवर द ग्राउंड ना लेके जाके हम क्या करें, अंडरग्राउंड लेके जाएं, ताकि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो बर्ड है जो इसकी वजह से बहुत ज्यादा जिसकी जान जाती है, किल होता है, तो उसको हम अवॉइड कर सके। पर क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और राजस्थान गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के इस प्रपोजल को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इससे पहले 2019 में भी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सुजेस्ट किया था कि किस तरह से हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने क्या सुजेस्ट किया था एनजीटी ने, हम ये देख लेते हैं। उन्होंने ये क्या किया था कि हम क्या करते हैं, जो भी हम जितने भी जो पावर ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनको मिटिगेट करेंगे जो मेनली बस्टर्ड हैबिटेट से होके जाती है। मतलब कि देखो कहीं कोई ऐसा हैबिटेट होता है जहां पे जो ये बर्ड है वो ज्यादा लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, तो हम वहां क्या कर सकते हैं, जहां पे ये ज्यादा स्पीसीज उसकी प्रेजेंट है तो सिर्फ उसी एरिया में क्या करते हैं, जो पावर ट्रांसमिशन लाइंस है उनको अंडरग्राउंड कर देते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि हमें एक प्रीडेटर प्रूफ एनक्लोजर्स को डेवलप करना है ब्रीडिंग साइट्स में, ताकि जहां पे मतलब कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जहां पे वो ब्रीड करते हैं तो वहां पे हम उनको उनके प्रीडेटर से उन्हें क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। मतलब कि जैसे कुछ बर्ड्स हैं जिनको मतलब कि जैसे डॉग्स खा लेते हैं या पिग्स खा लेते हैं, तो उनसे हम क्या कर सके, उनके प्रीडेटर से उन्हें क्या कर सके, दूर रख सके। ठीक है, जैसे डॉग्स हो गया, पिग्स हो गए, फॉक्सेस हो गए या अदर स्पीसीज जो क्या करते हैं, उन बर्ड्स को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या राजस्थान फॉरेस्ट गवर्नमेंट को ये बोला गया था कि आप क्या करो, लोकल कम्युनिटीज के साथ एंगेज रहो और बस्टर्ड फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करो और वहां पे ऐसी ग्रोप्स ग्रो करो जो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के द्वारा प्रेफर की जाती है। इसके अलावा न्यू विंड टर्बाइंस या सोलर फार्म्स के जो प्रोजेक्ट्स है उन्हें डिसअलाउ किया, जो मेनली राजस्थान और गुजरात के 13,000 स्क्वायर किलोमीटर में करना था। अभी आपको क्या है, थोड़ा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पता होना चाहिए, ये काफी बार हमेशा न्यूज में रहता है, लास्ट ईयर भी हमेशा ये न्यूज में रहा था। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से एंडेमिक है, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न पाकिस्तान में पाया जाता है। इंडिया में इसकी साइट्स कौन कौन सी है, डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी राजस्थान में, गुजरात में नलिया है, महाराष्ट्र में वरोड़ा है, कर्नाटका में बेलारी है। और हैबिटेट इसका जो मेनली है वो एरिड और सेमी एरिड क्लास रहना, मतलब कि ड्राई और सेमी ड्राई एरिया में ही रहना पसंद करता है। ठीक है, विद थोन स्क्रब टाल ग्रास इंटरस्प्रेड विद द कल्टीवेशन, इरिगेटेड एरियाज को कहीं ना कहीं अवॉइड करता है। इसके अलावा क्या है, इट इज वन ऑफ द स्पीसीज फॉर द रिकवरी प्रोग्राम अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के एक प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, इसे रिकवर्ड प्रोग्राम के अंदर इस स्पीसीज को रखा हुआ है। ठीक है, बाकी गाइस आपको इसका जो IUCN स्टेटस है जो हम पढ़ चुके हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एंडेमिक टू इंडिया ये भी आपको पता होना चाहिए, और ओनली इंडिया में नहीं पाया जाता, ये ईस्टर्न पाकिस्तान में भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम मिनिस्टरियल डायलॉग हेड। ठीक है, तो गाइस ये जो हमारी न्यूज है किसमें कवर होगी, GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस में। ठीक है, अब दोनों की क्या मीटिंग हुई है, डिस्कशंस हुई हैं, तो वही प्यारी प्यारी बातें हुई होंगी। अब हम देख लेते हैं क्या हाईलाइट्स हैं। देखो सबसे पहले क्या दोनों कंट्रीज ने एग्री किया 10 ईयर रोड मैप में और डिस्कस किया कि हम एक दूसरे की जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं उनको किस तरह से फॉरवर्ड लेके जाएंगे
इन पोस्ट ब्रेक्सिट ईरा। अब पोस्ट ब्रेक्सिट ईरा आप सबको पता है कि जो ब्रिटेन है उसने क्या यूरोपियन यूनियन से क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया। तो अब उसके बाद, उस ईरा के बाद अब इंडिया और यूके आपस में जो रिलेशंस है उनको आगे किस तरह से लेके जाएंगे। रोड मैप को कब अडॉप्ट किया था, जब हमारे जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया में क्या मतलब कि विजिट करेंगे जनवरी 2021 में, तब इस रोड मैप को अडॉप्ट किया जाएगा। इसके अलावा क्या है, जो ये रोड मैप है इसमें 5 थीम्स पे फोकस किया जाएगा, जैसे हाउ टू कनेक्ट पीपल, ट्रेड और सोसाइटी को हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, डिफेंस और सिक्योरिटी में हम किस तरह से एडवांस बन सकते हैं, क्लाइमेट और हेल्थ पे, ठीक है। अब इकोनॉमिक पार्टनरशिप को और ज्यादा बढ़ाने के लिए दोनों साइड्स ने रिकॉग्नाइज किया है कि किस तरह से हमें ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए उस पर डिस्कशन किए हैं। और हमने कंक्लूड किया है कि किस तरह से हम कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स और जो प्रोफेशनल्स हैं, मतलब कि जो इंडिया से मेनली जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल यूके में पढ़ने जाते हैं, वो इजीली क्या कर सके, पढ़ने जा सके, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें, इंडिया और यूके में जो बायलेटरल ट्रेड है वो इंक्रीज हो रहा है, और 2019-20 में जो हमारा ट्रेड है वो नियर अबाउट 15.48 बिलियन डॉलर हो चुका है। इसके अलावा क्या है, इंडिया ने यूके का इंडो पैसिफिक टिल्ट को वेलकम किया है। मतलब कि क्या है, इसमें जो फॉरेन सेक्रेटरी यूके के, उन्होंने यूके की जो पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट है उसको अंडरस्कोर किया है इन द रीजन ड्यूरिंग द 1960 एंड 1970, जो कि एक मिस्टेक थी। अब जो यूके है वो हमारे ईस्ट, मतलब कि यूके के ईस्ट, मतलब कि इंडिया की तरफ ध्यान दे रहा है कि, और ये देख रहा है कि इंडिया क्या है, इट इज द की पिलर इन दैट स्ट्रेटजी। यूके भी एक्सप्लोर कर रहा है कि क्वाड कंट्रीज में उसको ज्वाइन मिले। आपको पता है क्वाड कंट्रीज में 4 कंट्रीज हैं, दैट इज यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो अभी यूके भी चाह रहा है कि पोस्ट ब्रेक्सिट के बाद क्या है, यूके भी इन क्वाड कंट्रीज का ग्रुप बने, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर लॉन्चेस द इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट। नाम से समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट में क्या होगा। तो गाइस अपनी ये जो न्यूज है GS3 इकोनॉमिक सेक्शन में कवर होगी। देखो गाइस अभी इसमें क्या होगा, इस वेबसाइट का क्या एम होगा, जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट है इसका एम यही होगा कि हम क्या करें, वन स्टॉप, मतलब कि सिंगल जगह पे हर एक चीज आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन या जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर से रिलेटेड है, वो आपको एक जगह पे मिल जाए, ठीक है। इट विल बी अ वन स्टॉप सोर्स टू प्रोवाइड क्रिटिकल एंड द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर, ठीक है। या फिर जो भी सेंट्रल पॉलिसीज हैं या स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनकी जो अपडेट्स हैं, या फिर जो भी लेटेस्ट बिजनेस न्यूज या जो ट्रेड का डाटा है, वो सब आपको इस वेबसाइट पे विजिट करके मिल जाएगा, ठीक है। अब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में क्या हो गया यार, अपनी जीडीपी कैसे चल रही है, पर कैपिटा इनकम क्या है, अपना डेफिसिट की इंफॉर्मेशन, ये सब जो मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है उनकी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे मिलेगी, ठीक है। वेबसाइट जो है ये 2 वे फनल की तरह एक्ट करेगी, मतलब कि जो हमारे इंडिया के जो बिजनेसेस हैं या फिर जो ग्लोबली जो काम कर रहे हैं वो इससे कनेक्ट हो सकते हैं, इन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वो रेफर कर सकते हैं, और उसके बेस पे वो खुद सोच सकते हैं कि हाउ वी कैन एनहेंस एक्सपोर्ट्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, साथ में कुछ फॉरेन इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस भी अट्रैक्ट हो सकते हैं हमारे इंडिया की तरफ, ठीक है। वेबसाइट साथ साथ इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स को भी कनेक्ट करेगी टू रेलेवेंट गवर्नमेंट एजेंसीज, जैसे अपेदा, ये मेनली एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को क्या करेगी, एनहेंस करेगी, बूस्ट करेगी। इंडियन ट्रेड पोर्टल किसके लिए है, ताकि इंडिया के साथ आप ट्रेड करो, मतलब कि डिफरेंट कंट्रीज को एनकरेज करेगी कि आप इंडिया के साथ ट्रेड करो। और साथ में आपको पता है जो इन्वेस्ट इंडिया है इसका एम क्या है, फॉर इनवर्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अभी क्या है, जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है इसका मतलब क्या होता है, देखो नाम से समझ में आ रहा है। डिप्लोमेसी मतलब क्या है कि हमें सॉफ्ट पावर यूज करनी है। लाइक आप क्या कर रहे हो, आप मिल बैठ के बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे इसमें हम हार्ड पावर नहीं यूज करते, जब अपना कल्चर है, कल्चर को हम किसी पे थोप नहीं सकते। एक कल्चर क्या है, एक सॉफ्ट पावर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का मतलब यही है कि हम किसी कंट्रीज के साथ क्या है, डिप्लोमेटिक स्किल्स यूज करके अपनी जो इकोनॉमी है उसको बढ़ा रही है, ठीक है। वी यूजिंग डिप्लोमेटिक स्किल्स विद इकोनॉमिक टूल्स टू एडवांस द कंट्रीज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक गोल्स, ठीक है। अब इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारा कंट्री में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, और जो हमारे मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशंस हैं उनको अचीव करना, एनर्जी सिक्योरिटी एंड जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं थ्रू इकोनॉमिक एक्शन उन्हें क्या करना, रियलाइज करना, ठीक है।
इसके अलावा क्या है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड स्टेट डिवीजन को भी एस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक आर्म होगी, जो इजी करेगा कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज के फंक्शंस को, बायलैटरल ट्रेड को प्रमोट करेगा, टूरिज्म, योगा, ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन, इन सबको क्या करेगा, प्रमोट करेगा। ठीक है, तो गाइस आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज पे। इंडिया सीक्स तारीफ रीनेगोशिएशन एट द WTO। ठीक है, तो गाइस ये जो न्यूज है हमारी GS3 इकोनॉमिक सेक्शन में कवर होगी। इंडिया चाह रहा है कि जो तारीफ रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनमें बातचीत को दोबारा किया जाए, कहाँ पे, WTO में। ठीक है, अभी क्या है, इंडिया ने बोला है कि प्रपोज किया है कि कुछ रेट्स को रीनेगोशिएट करना चाहिए, या फिर जो तारीफ लिमिट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, दोबारा डिस्कशन करना चाहिए ऑन सर्टेन आइटम्स, स्पेशली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो भी तारीफ लिमिट्स हैं उनको दोबारा डिस्कशन करना चाहिए WTO में। ठीक है, इसके अलावा क्या है, सेंटर ने एनकरेज किया कि हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करना है सिलेक्टेड सेक्टर्स में थ्रू प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। आप सबको पता है, काफी बार हमने डिस्कशन किया है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को अंडर भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, देखो क्या होता है, तारीफ आपको पता है एक तरह का टैक्स होता है जो आपको इंपोर्ट्स पे आपको देना होता है। लाइक अगर आप कुछ आपकी कंट्री में कुछ इंपोर्ट आ रहा है तो उस पर आपको कुछ टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, ये जो तारीफ होती है कहीं ना कहीं एडवांस देती है डायरेक्टली लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स ओवर द सिमिलर गुड्स। मतलब कि एक बात बताओ ना, अगर आपका डोमेस्टिकली कुछ प्रोड्यूस हो रहा है और एक आप बाहर से कुछ मंगवा रहे हो, तो हम बाहर के प्रोडक्ट पे इसलिए टैक्स लगाते हैं ताकि वो हमारी डोमेस्टिक मार्केट को डिस्ट्रॉय ना करे। ठीक है, तो ये जो तारीफ होते हैं, जो टैक्स हम लगाते हैं, वो किसको एडवांटेज देता है, हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हें एडवांटेज देता है, और ताकि हम लोगों को एनकरेज कर सकें कि आप हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रायोरिटी दो एज कम्पेयर टू इम्पोर्टेड गुड्स। ठीक है, जो सिमिलर गुड्स होते हैं, और ताकि हम गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इंक्रीज कर सके। ठीक है, बाउंड तारीफ रेट्स वो होते हैं, दे आर द मैक्सिमम ड्यूटी लेवल जो गवर्नमेंट अप्लाई करती है टू इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर WTO मेंबर। हर एक कंट्री एग्री करती है हर कमिटमेंट को जब भी वो WTO को ज्वाइन करती है। अब ये जो रेट्स है ना, हर कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं और कमोडिटी टू कमोडिटी भी वेरी करते हैं। ठीक है, नेशंस को अलाउड है कि वो अपनी लोअर तारीफ लेवल्स कुछ सेट कर सकते हैं कुछ सर्टेन इंपोर्ट्स को, लेकिन उस बाउंड लिमिट से एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, WTO के जो रूल्स है वो कंट्रीज को अलाउ करते हैं कि कुछ बाउंड रेट्स पे रिनेगोशिएट कर सके फॉर प्रोडक्ट्स, जो अभी इंडिया ने किया है। ठीक है, अगर उन्हें लगता है कि हमारी, अगर देखो हम चाह रहे हैं कि कुछ हमारे इंटरेस्ट में हो कि वो एक्सपोर्ट करके इंडिया का इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो इसलिए इंडिया चाह रहा है कि कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स को क्या करो, उनके जो टैक्स रेट्स है उनको रिनेगोशिएट करो। ठीक है, द कंट्री हैज टू कंपनसेट टू रेज इट्स बाउंड रेट टू द एक्सपोर्टिंग कंट्री थ्रू नेगोशिएशन। ठीक है, अभी WTO का ये आपको सबको पता होगा, WTO का काम क्या है, इट डील्स विद द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशन। WTO में 160 मेंबर्स हैं जो नियर अबाउट 98% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। 20 कंट्रीज से ज्यादा चाह रही है कि WTO को ज्वाइन करना, और इंडिया इसका मेंबर है, इवन की फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, अगर किसी भी कंट्री को WTO ज्वाइन करना है तो गवर्नमेंट को अपनी जो उस कंट्री की गवर्नमेंट को अपनी इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज को WTO के रूल्स के अकॉर्डिंग कंप्लाई करना होगा और रिकॉग्निशिएट करना होगा अगर आपको WTO में एंट्री चाहिए। मतलब कि अगर आप किसी स्कूल में भी एडमिशन ले रहे हो तो आपको स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करना होता है। प्राइमरी पर्पस WTO का यही है कि हर एक बंदा ट्रेड से बेनिफिट ले सके। मेन फंक्शन यही है कि ट्रेड का जो फ्लो है वो इजिली स्मूथली चल सके ग्लोबली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपनी न्यूज पे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हाईलाइट्स इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर प्रिवेंटिंग एंड काउंटरिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग एट द स्टेट लेवल। आप सबको पता होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, मतलब कि आप एज अ मतलब कि ह्यूमन को आप सेल एंड परचेज कर रहे हैं। ठीक है, ये जो न्यूज है हमारी सोशल इश्यूज में कवर होगी, आइदर इन GS1 और द GS2। ठीक है, देखो गाइस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी ह्यूमन पर्सन्स को हम रिक्रूट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो भी इलीगल वे में ट्रांसफर करते हैं उनको। ठीक है, इवन बेचते हैं, मतलब ठीक है, किसी भी पर्सन को आप बेच रहे हो, अब या तो आप उसको फोर्सफुली यूज बेच रहे हो, या फिर उसको आप मतलब कि दबाव में कोर्जन, मतलब कि समझ रहे हो, एज अ ब्लैकमेल करके उसको बेच रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। मतलब आपको उसको एक्सप्लॉयट करना है। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन में किसी भी टाइप का एक्सप्लॉयट कर रहे हो, मतलब कि अगर स्पेशली किसी गर्ल्स का अगर आप ट्रैफिकिंग कर रहे हो तो आप उसको प्रोस्टिट्यूशन के काम में लगाओगे या किसी सेक्सुअल एक्सप्लॉयट करोगे। ठीक है, अगर मतलब फोर्स लेबर आप काम करवा सकते हो, मतलब विदाउट पेमेंट आप उनको मतलब यूज कर रहे हो, जो कि बिल्कुल इलीगल है। एज अ स्लेव आप यूज कर रहे हो उसको। ठीक है, विच इज सिमिलर टू स्लेवरी, सर्विट्यूड और रिमूवल ऑफ ऑर्गन, मतलब कि काफी
ह्यूमंस को इसलिए भी ट्रैफिकिंग की जाती है क्योंकि उनके ऑर्गन्स को रिमूव करके उसको बाकी मार्केट में बेचा जाता है। अप्रोक्सीमेटली अगर हर साल देखें तो इंडिया में सेक्स ट्रैफिकिंग मतलब सेक्स के नाम पे 16 मिलियन वुमेन को ट्रैफिक किया जाता है। आप सोच सकते हो कितनी ज्यादा वुमेन को बेचा जा रहा है एक साल में। सिर्फ इंडिया का हाल है ये, नॉट ग्लोबली, इंडिया का ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैकेनिज्म क्या है कि किस तरह से हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को टैकल कर सकते हैं। सबसे देखो 3 मैकेनिज्म इसमें बताया, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव प्रोविजंस, इंटरनेशनल कन्वेंशन। देखो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के अंडर क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है कि एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स होनी चाहिए। मतलब कि हर एक स्टेट में एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट होनी चाहिए और उसके लिए जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो उस स्टेट की गवर्नमेंट को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। अभी क्या है, जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स है ये एक इंटीग्रेटेड टास्क फोर्स है सो दैट वी कैन प्रिवेंट एंड कॉम्बैट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ठीक है। और इसमें कुछ ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होंगे, जैसे पुलिस के ऑफिशियल्स होंगे, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के कुछ लोग होंगे और अदर रेलेवेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के इसमें मेंबर्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या करेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इन यूनिट्स में, और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसमें जो मैन पावर है वो उसमें अलॉट करे। मतलब आप समझ में आ गई, हर एक स्टेट में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स होनी चाहिए, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसको अंदर जो मैन पावर जो काम है वो करेगी स्टेट, ठीक है। इसके अलावा क्या, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 100 करोड़ रिलीज कर चुकी है अंडर द निर्भया फंड हर एक स्टेट हर एक यूटी के लिए, ताकि हर एक स्टेट हर एक यूनियन टेरिटरी में वुमेन हेल्प डेस्क सेटअप होना चाहिए इन 10,000 पुलिस स्टेशन ऑफ स्टेट। ये जो वुमेन हेल्प डेस्क होगा ये हर एक मैटर्स को अटेंड करेगा जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और पुलिस स्टेशन लेवल को नोटिफाई कर दिया है फॉर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बाय स्टेट्स एंड द यूटी, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव प्रोविजंस में क्या है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 में आया था। ये प्राइमर लॉ है जो प्रिवेंट करता है कि इसमें ह्यूमन की ट्रैफिकिंग ना हो, आइदर फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। इसके अलावा जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2013 में आया था, इसमें यह है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को किस तरह से हम काउंटर कर सकते हैं, स्पेशली चिल्ड्रन के लिए। देखो इसमें जो 4 हम पढ़ रहे हैं, तो देखो सबसे पहले जो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है ये मेनली सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करने के लिए है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है ये मेनली जो चिल्ड्रन की ट्रैफिकिंग है उनको प्रिवेंट करने के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पोक्सो एक्ट, ये आप सबको पता है किसके लिए, ताकि जो चिल्ड्रन से अगेंस्ट जो सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा बहुत लॉज है जैसे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट। मतलब बॉन्डेड लेबर सिस्टम में क्या है, आपसे जो बॉन्डेड लेबर की तरह आपको यूज किया जाएगा, फोर्स लेबर की तरह आपको यूज किया जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल कन्वेंशन में क्या है, इंडिया ऑलरेडी यूएन कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रेटिफाई कर चुकी है। देखो गाइस, एक चीज होता है कि साइन करना, एक होता है रेटिफाई करना। रेटिफाई का मतलब क्या होता है कि जो हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने क्या करती है, फाइनल उसको साइन कर दिया है, ठीक है। जो कि एक प्रोटोकॉल है फॉर प्रिवेंशन, सप्रेशन एंड पनिशमेंट ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्संस, पर्टिकुलरली फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। इंडिया ऑलरेडी सार्स कन्वेंशन को भी रेटिफाई कर चुकी है, विच इज ऑन प्रिवेंशन एंड कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड चिल्ड्रन फॉर प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है। तो गाइस ये न्यूज भाई बहुत बेकार लगी मेरे को, ठीक है। मतलब कि भाई रोंगटे खड़ी कर देते हैं इस तरह की न्यूज, स्पेशली डाटा अगर आप देखो कि 16 मिलियन वुमेन दे आर विक्टिम्स ऑफ सेक्स ट्रैफिकिंग इन इंडिया पर ईयर, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज पे। रेगुलेटरी सैंडबुक्स, तो गाइस ये जो रेगुलेटरी सैंडबुक्स है लास्ट ईयर भी ये न्यूज में था, ठीक है। इकोनॉमी सेक्शन में मैंने पीटी 365 में कवर भी कराया था, ठीक है। अभी हम पढ़ लेते हैं जो रेगुलेटरी सैंडबुक्स क्या होता है। इट इज अ सिस्टम, इसमें क्या होता है, हमको भी जो नए प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो, नए सर्विसेज जो आप लेके आ रहे हो, उसको हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट करते हैं, जिसमें क्या फिर रेगुलेटर्स को कुछ परमिशन मिलती है या रिलैक्सेशन मिलती है फॉर द लिमिटेड पर्पज ऑफ टैक्सिंग, ठीक है। बेनिफिट्स क्या इस अप्रोच की कि आपको एक्सपेंसिव या लार्जर रोल आउट की जरूरत नहीं पड़ती, रिस्क को आप बेटर वे में मैनेज कर सकते हो, और जो लीगल रिक्वायरमेंट्स या जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आपकी जिसको जरूरत होती है उसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। रिसेंटली क्या किया आरबीआई ने, क्या किया, कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं उनको रिलैक्स किया फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इनिशिएटिव। पहले जो नेटवर्क रिक्वायरमेंट थी उसको रिड्यूस कर दिया है, 25 लाख से 10 लाख कर दिया। साथ में जो भी पार्टनरशिप फर्म्स या जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उनको भी अलाउ कर दिया कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। अभी क्या रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने मिड टर्म रिव्यू देखा है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट का, ठीक है।
अब देख लेते हैं नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है क्या। ये 2016 में स्टार्ट हुआ था, सेंटर सेक्टर स्कीम है, 8 साल के लिए हुआ है। प्रोजेक्ट का एम यही है कि जो वाटर रिसोर्सेज की जो इंफॉर्मेशन है उसको इम्प्रूव करना, रिलायबल और एक्सेसिबिलिटी, और साथ में कैपेसिटी स्ट्रेंथन करना ऑफ कुछ टारगेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ठीक है, इसमें 2 तरह के डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं। एक तो सेंट्रल एंड स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर सरफेस एंड अंडरग्राउंड प्लानिंग और मैनेजमेंट। इसके अलावा जो यूज करते हैं ऑफ वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। कई जो एफएसडीसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। इनके जो चेयरमैन कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर है। कभी कभी आपको आरबीआई गवर्नर के साथ ये क्या कर देता है, कंफ्यूज कर देता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। फाइनेंस मिनिस्टर के चेयरमैन है, मेंबर्स भी पता होने चाहिए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होते हैं, हेड होते हैं ऑफ ऑल द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, जैसे आरबीआई का हेड, एसईबीआई का हेड, पेंशन फंड रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी, आईबीबीआई, इन सब के जो हेड है वो इसके मेंबर होते हैं, और वेरियस डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज भी इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, रिसेंटली के जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है उन्होंने कुछ मेजर डिस्कशन किया है कि अगले बजट में हम किस तरह से अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं और ग्रोथ को और बढ़ा सकते हैं। 2010 में सेटअप किया था ताकि हम कुछ स्ट्रेंथन कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन को एनहेंस कर सके और फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके। ठीक है, तो अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके चेयरमैन और मेंबर स्पेशली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। यूनेस्को ने डिसाइड किया है कि इंटरनेशनल प्राइज को लॉन्च किया जाएगा इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी इनके नाम पे। ये फाउंडिंग लीडर थे बांग्लादेश के, और बांग्लादेश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे कौन, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, तो यूनेस्को क्या करेगी, इनके नाम पे इंटरनेशनल प्राइज को लॉन्च करेगी इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी। फील्ड आपको याद रहना चाहिए, क्रिएटिव इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। तो गाइस जो प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है 2010 में स्टार्ट की गई थी। इसका एम यही था कि हम क्या कर सके, जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के यूथ की कैपेसिटीज को बिल्ड कर सके, ताकि उन्हें एजुकेट करके, इनेबल करके, एम्पावर करके नॉर्मल कोर्स में। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या आते हैं स्कॉलरशिप का, एकेडमिक फी और मेंटेनेंस अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा टू द यूथ ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, तो ये गाइस स्टेट स्पेसिफिक है तो आपको पता होना चाहिए। इस स्कीम को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, AICTE, दैट इज द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अभी के ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया है कि जो इसकी इंस्टॉलमेंट है ऑफ ₹20,000 इसको रिलीज किया जाएगा एज द मेंटेनेंस अलाउंस अंडर दिस स्कीम। लास्ट न्यूज आज की, रहीम खाने खनाम टोम्ब। तो गाइस ये रहीम खाने खनाम टोम्ब क्या है, ये दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में है, पता होगा आपको, जो बिल्ड किया गया था रहीम के द्वारा उनकी वाइफ के लिए इन 1598। इसमें बल्बस डोम्स, कैनोपीज, आर्क्स, ये सब इसका बताया आर्किटेक्चर कैसा है, 4 बाग पैटर्न है, रेड सैंडस्टोन को यूज किया गया है, मार्बल को यूज किया हुआ है एज एन इंपॉर्टेंट फीचर। जो रहीम थे दे आर वन ऑफ द नवरत्न। ये आपको पता है, जो अकबर की जो सभा में नवरत्न होते थे, तो रहीम उनमें से एक नवरत्न होते थे। ही वॉज अ रेप्यूटेड मिलिट्री कमांडर और एक पोइट होते थे उनकी कोर्ट में। He is known as the proponent of a secular, all-embracing, all-encompassing culture of inclusion। मतलब कि हर एक कल्चर को उन्होंने एक्सेप्ट किया था, all the religions। इन्होंने क्या लिखा गया था, इनका काम ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अगर करंट अफेयर्स में है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाती है न्यूज। इन्होंने ब्रज, संस्कृत, अरेबिक और पर्शियन को लिखा था। इन्होंने बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है बाबरनामा, उसको ट्रांसलेट किया था टर्किश से वर्सियन में। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो डेली करंट अफेयर्स 17 दिसंबर के कंप्लीट होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।